क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7। आज फर्स्ट क्या है हमारे पास? एग्जांपल नंबर 7.2। फर्स्ट क्या है? एग्जांपल नंबर 7.2। 7.2 में एग्जांपल में क्या कहता है? इन अ हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। कहता है एक हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर फोर्स लग रही है कितनी? 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ अ पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि एक ऐसे पिस्टन के ऊपर, पंप के एक ऐसे पिस्टन के ऊपर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 0.01 मीटर स्क्वायर। फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेसेस अ कॉटन बेल प्लेस्ड ऑन लार्जर पिस्टन। हमने क्या करना है? वो फोर्स फाइंड करनी है जो फोर्स क्या कर रही है? लार्जर पिस्टन को ऊपर उठा रही है। अब ये फोर्स हमारे पास क्या है? F1। ये फोर्स क्या है हमारे पास? F1। और जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है हमारे पास? F2। ये हमारे पास क्या है? स्मॉल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, और ये हमारे पास क्या है? कैपिटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। तो देखो सबसे पहले डाटा के अंदर मैं क्या लिखता हूँ? फोर्स जो है ये कितनी है? 100 न्यूटन। एरिया जो है स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 0.01 मीटर स्क्वायर, और जो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है? एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द वेट। हम लोग कॉटन का वेट फाइंड करेंगे। जितना वेट होगा उतनी ही ये क्या होगी? फोर्स होगी। यहाँ पे मुझसे गलती से लिखा गया हुआ है, यहाँ पे आप लोग F2 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? F2। यानी कि यहाँ पे F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और यहाँ पे क्या है? F2 इज इक्वल टू 100, और F2 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में यहाँ पे गलती से मुझसे W लग गया हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? F2। क्या आएगा? F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A ओवर स्मॉल a। तो अगर यहाँ देखिए तो f की वैल्यू, f की जगह पे हम लोग f की वैल्यू लिख देंगे क्या? 100 मल्टीप्लाई कैपिटल A की जगह पे 1, स्मॉल a की जगह पे क्या आ जाएगा? 0.01। तो जब 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 0.01 से तो क्या आएगा हमारे पास? 100। क्या आएगा? 100। तो 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास F2 आएगी वो क्या होगी? 10,000 न्यूटन। यानी कि मैं जो 100 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ स्मॉल पिस्टन के ऊपर, जब वो लार्जर पिस्टन की तरफ जाती है तो वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं कितनी फोर्स में? 10,000 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि जो लार्जर पिस्टन है वो 10,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है किसको? कॉटन बेल को ऊपर उठाने के लिए। इज इट क्लियर? आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्शिमीदस प्रिंसिपल। क्या बात? किसको स्टार्ट करते हैं? अर्शिमीदस प्रिंसिपल। अर्शिमीदस प्रिंसिपल के अंदर क्या कहता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कहते हैं जब एक जिस्म को इज टोटली मुकम्मल तौर पे, जब एक जिस्म को क्या किया जाए? मुकम्मल तौर पे, और पार्शियली या थोड़ा, मुकम्मल तौर पे या उसका कुछ हिस्सा इमर्स्ड, डूब जाए। इमर्स का मतलब क्या होता है? डूब जाए। जब किसी एक ऑब्जेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे या उसका कुछ हिस्सा डूब जाए किसके अंदर? इन अ लिक्विड। इन अ लिक्विड। जैसे ही वो लिक्विड के अंदर डूबेगा उसके ऊपर क्या एक्ट करेगी? एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगी। अपथ्रस्ट फोर्स हम लोग किसको कहते हैं? वो फोर्स जो लिक्विड लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको ऊपर उछालने के लिए। ठीक है? आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जिसने पानी के अंदर स्विम करना होता है या जो पानी के अंदर क्या कर सकता है? तैर सकता है, वो क्या करेगा? थोड़ा सा पानी के अंदर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी की एक फोर्स होती है या लिक्विड की एक फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या लगती है? ऊपर की तरफ लगती है। ठीक है? और जो ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो लिक्विड फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। और आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डूब जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं? स्विम करते रहते हैं वाटर की सरफेस के ऊपर। और स्विम कौन करते हैं? जिनका वेट अपथ्रस्ट फोर्स से कम हो। जिनका वेट अपथ्रस्ट फोर्स से क्या होगा? कम होगा, वो वाटर की सरफेस पे स्विम करते जाएंगे। और जिनका वेट अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा होगा वो क्या होता है? पानी के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है? तो जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर डालेंगे, वो या तो मुकम्मल तौर पे या उसका कुछ हिस्सा पानी लिक्विड के अंदर इमर्स हो जाता है। जैसे ही इमर्स होगा एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट होगी किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो इक्वल होगी टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। उस लिक्विड के वेट के जो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है। यानी कि जब मैं एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स करूंगा तो डेफिनेटली जब वो लिक्विड के अंदर जाएगा तो जितना उसका वॉल्यूम है, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करेगा? उतने हिस्से का लिक्विड जो है डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। लेट्स सपोज मैं फर्ज कर लेता हूं कि मेरे ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम था वो 10 मीटर क्यूब था,
तो उसने क्या किया, जो 10 मीटर क्यूब वाला वाटर था जहां वो जाके गिरा, उस हिस्से के पानी को उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। अब वो जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया, वो वाटर क्या करेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स जो है उसके ऊपर लगाना शुरू कर देगा। इज इट क्लियर? तो बेटा देखो यहाँ पे उसको मैं थोड़ी सी एक डायग्राम के जरिए शो करता हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है ये मैंने क्या किया, लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया। क्या किया, लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया। और जो ऑब्जेक्ट में लिक्विड के अंदर इमर्स किया, उसका ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि इसको भी हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं और इसको भी हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कितनी सर्फेसिस है, दो, एक ये सर्फेस है और एक ये सरफेस है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैपिटल ए है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैपिटल ए है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस जो है वो लिक्विड की सरफेस से उसकी हाइट जो है वो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h1, यानी कि इस सरफेस की लिक्विड की सरफेस से जो हाइट है वो कितनी है, h1। तो अगर मैं दूसरी सरफेस की बात करूं तो इस दूसरी सरफेस की जो हाइट है लिक्विड की सरफेस से वो क्या है, h2। हमने प्रेशर इन लिक्विड में पढ़ा था कि जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, जिसकी डेप्थ कम होगी वहां पे प्रेशर भी कम होगा। अगर मैं ऊपर वाली सरफेस की बात करूं तो इसकी डेप्थ यहां से लेकर यहां तक है, तो जो अगर नीचे वाली की बात करूं उसकी डेप्थ यहां से लेकर यहां तक है, तो इट्स मीन दैट कि नीचे वाली सरफेस की डेप्थ ऊपर वाली सरफेस की डेप्थ से ज्यादा है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं कि इसके ऊपर जो प्रेशर है वो इसके मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि प्रेशर इन लिक्विड में पढ़ा था कि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है तीन चीजों पे, वैल्यू ऑफ जी पे, ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ लिक्विड पे, और थर्डली क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। तो यहां सबसे पहले हम लोग डेप्थ की बात करते हैं कि हमारी जो H2 है उसकी डेप्थ क्या, और ये जो नीचे वाली सरफेस है उसकी डेप्थ H2 है, और जो ऊपर वाली सरफेस है उसकी डेप्थ क्या है, H1। पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों की हाइट में कितना फर्क है। जितना दोनों की हाइट में फर्क होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, H से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से। तो देखो फर्क फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, H2 माइनस H1, यानी कि इसकी डेप्थ में से इसकी डेप्थ को माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। किसकी हाइट आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की। यानी कि इस H2 में से इस H1 को निकाल दो, इस H2 में से इस H1 को निकाल दो, तो बाकी जो हाइट बचती है वो क्या होती है, मेरे इस इमर्स्ड ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। ठीक है, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, H आ जाता है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि डेप्थ H1 एंड H1 रिस्पेक्टिवली मैंने आप लोगों को बताया है कि ये क्या है, H1 की ये नीचे वाली सरफेस की डेप्थ है और ये ऊपर वाली सरफेस की डेप्थ है। जब दोनों की डेप्थ अलग-अलग है तो डेफिनेटली दोनों का प्रेशर भी अलग होगा। इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, P1, ये जो मैंने एरो हेड से शो किया हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो क्या है, P2। तो मैं क्या कहता हूँ, इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, P1। P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, रॉ जी H1। रॉ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कल भी मैंने बताया था कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, और H1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेप्थ ऑफ अ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया को। P2 क्या आ गया, नीचे वाली सरफेस का प्रेशर, यानी कि P2 इज इक्वल टू रॉ जी H2, रॉ जी H2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब दोनों के ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा होता है वो प्रेशर किसकी वजह से एक्ट कर रहा होता है, फोर्सेस की वजह से। यानी कि इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है, इस फोर्स की वजह से उसके ऊपर प्रेशर P1 आएगा, इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर प्रेशर P2 आएगा। और फोर्स के बारे में आप लोग जानते हो कि F1 जो है वो बेसिकली क्या आएगा, P1A, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, F पावर A। तो अगर उसमें से मैंने फोर्स की वैल्यू निकालनी हो तो A को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, A उधर डिवाइड कर रहा है, उधर उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाता है, P मल्टीप्लाई बाय A। तो यहाँ पे F1 क्या आ जाएगा, P1A। तो P1 की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो P1 की वैल्यू क्या है, रॉ जी H1, और आगे क्या आ गया, कैपिटल A। इसी तरह नीचे वाली सरफेस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, F2, और F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, P2 मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू रॉ जी H2A। अब आप लोगों को पता है कि नीचे वाली सरफेस का प्रेशर ऊपर वाली सरफेस के प्रेशर से ज्यादा है, तो इसका मतलब है F2 जो है वो F1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब F2 जो है वो F1 से कितनी ज्यादा होगी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, F2 में से माइनस कर दूंगा किसको, F2 में से माइनस कर दूंगा किसको,
F1 को, तो F2 में से माइनस F1 करूंगा तो यहाँ पे F2 की वैल्यू लगा दी रॉ GH2A और माइनस आगे H1 की वैल्यू F1 की वैल्यू लगा दी क्या रॉ GH1A। अब इन दोनों में से कॉमन आप लोगों को नजर आ रहा है कि कॉमन क्या है, रॉ GA इसमें भी है और रॉ GA इसमें भी है, तो मैंने क्या किया दोनों में से कॉमन निकाल लिया, क्या रॉ GA और अंदर क्या रह गया H2 माइनस H1 और ये H2 माइनस H1 ऊपर वाली इक्वेशन में आप लोगों को पता है ये किसके इक्वल है, H के इक्वल है। तो मैंने क्या लिख दिया रॉ GA H2 माइनस H1 की जगह मैंने क्या लिख दिया H लिख दिया। और प्रेशर इन लिक्विड में हमने पढ़ा था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A और जो हाइट है ये किसके इक्वल होते हैं, वॉल्यूम के। किसके इक्वल होते हैं, वॉल्यूम के। तो रॉ GAH की जगह मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम। क्लियर। अब ये क्या है रॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये क्या है वॉल्यूम। ठीक है, तो आप लोगों को पता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, मास के। यानी कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किसके इक्वल है, मास के। तो हमारे पास F इक्वल टू क्या आ गया, इन दोनों की जगह पे मैंने मास लगा दिया और आगे क्या आ गया G। तो यानी कि जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए वो कितनी है, mg। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई बेटा। उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7.3। हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 7.3। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 7.3 में देखो, कहता है एक वुडन क्यूब है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक वुडन क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। each has been dipped completely in water। कहता है उसकी हर साइड जो है वो पानी के अंदर डिप हो गई। उसकी हर साइड जो है वो क्या होगी, पानी के अंदर डिप होगी। जब उसकी हर साइड पानी के अंदर डिप हो जाएगी तो कहते हैं कैलकुलेट करें अपथ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन इट। अभी हमने अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, F फिजिकल टू रॉ GV। अभी हमने ये किया, तो अगर हमने फाइंड करना है फोर्स को तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वैल्यू देखें। सबसे पहले डाटा में मेंशन करता हूं मैं, डाटा में देखें सबसे पहले लेंथ दी है उसने क्या 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है। वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ का क्या होता है, क्यूब होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ गया, लेंथ क्यूब इज इक्वल टू, लेंथ की जगह पे क्या पुट किया 0.1, आगे उसका क्यूब आ गया। और 0.1 का क्यूब जो है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर पानी के अंदर डिप कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 1000 kgm-3। बेटा ये याद रखिएगा, जब भी आपसे डेंसिटी ऑफ वाटर की बात होगी तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमेशा इक्वल होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। इज इट क्लियर। तो टू फाइंड में हमने क्या करना है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखें, अपथ्रस्ट फोर्स अभी हमने फाइंड किया, F इज इक्वल टू रॉ GV। नीचे उसकी वैल्यूज लिखूंगा, रॉ की वैल्यू क्या है 1000, G की वैल्यू 10, V की वैल्यू क्या है 10 रेज़ टू पावर -3। तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स कितनी आएगी हमारे पास, 10 न्यूटन। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।